जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आनंद क्रेजी क्लासेज में। और आज के क्लासेज में सेट 2020 का हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले कि हम लोग 14 क्वेश्चन कर गए हैं और 15वां क्वेश्चन से शुरुआत करना होगा। 14 क्वेश्चन से शुरू करना होगा। 13 क्वेश्चन हो गया। तो आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर पढ़िए। क्या क्वेश्चन है बुआ? पढ़ो तो जल्दी पढ़ो। भारत आने वाले 2 विदेशी यात्री और उसके नाम। ठीक है, तो सबसे पहले एक प्राचीन काल से ले लीजिएगा, एंशियंट टाइम से, जिसमें नाम आता है किसका? मेगास्थनीज का। किसका नाम आता है बुआ? मेगास्थनीज, है ना, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था राजदूत बन करके। क्या बन के आया था? ठीक है, चलिए। तो उसने एक किताब लिखा इंडिका। ठीक है, आप कोई भी लिख सकते हैं। इंडिका उसने लिख दिया। इसके बाद एक और दूसरा ले लीजिए, ठीक है, जो अरब से आया था, मध्य एशिया से आया था, गजनबी के साथ आया था, अल-बेरूनी। तो अल-बेरूनी जो आया उसने वो किताब लिखा जिसका नाम है किताबुल हिंद या तहकीकात ए हिंद। क्या नाम है बाबू बोलो? किताब उल हिंद या तहकीकात ए हिंद उसका नाम है। आगे और लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं इब्न बतूता, या जिसका रहला किताब है, जो ये फ्रांसिस बर्नियर जो ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर लिखा। तो 4 आपका नाम हो गया। आगे पढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, दांडी मार्च का उद्देश्य क्या है? ठीक है, दांडी मार्च किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। दांडी मार्च का एकमात्र उद्देश्य था कि अंग्रेजी सरकार के द्वारा जो बनाया गया नमक कानून था, कैसा कानून? उस नमक कानून को तोड़ देना था। क्या कर देना था? दांडी मार्च को समझा ना? भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार नहीं। अरे हमारा देश है, हमारा समुद्र है, हमारा तट है, हमारा देश में भारत के लोग ही नमक नहीं बनाएगा। ठीक है ना? तो साबरमती आश्रम से 78 साथियों के साथ, कितने साथियों के साथ? 78 साथियों के साथ साबरमती आश्रम से, है ना, निकले एकदम 12 मार्च से निकलना शुरू किए, है ना, और अप्रैल में पहुंच गए 6 अप्रैल को। कितने अप्रैल को? दांडी तट पर पहुंच करके वहां नमक बना करके और उन्होंने नियम को तोड़ दिया, है ना, गांधी जी ने। समझ गया? अगला देखो, अभिलेख किसे कहते हैं? ठीक है, व्हाट इज इंस्क्रिप्शन? अभिलेख क्या होता है बउआ? आप अभिलेख को सीधे सीधे कह सकते हैं कि सर अभिलेख जो होता है ना, वो एक साक्ष्य होता है, सबूत होता है, गवाह होता है। क्या होता है बुआ? बोलो तो। एविडेंस होता है, गवाह होता है, साक्ष्य होता है, सबूत होता है। प्राचीन काल में, है ना, कौन से काल में? प्राचीन काल में, एंशियंट टाइम में क्या होता था कि जो राजा जी होते थे, राजा बादशाह जो किंग होता था, वह पत्थरों पर, ताम्र पत्रों पर, खम्भा पर, दीवालों पर, वह जो है वह अपने समय के शासन व्यवस्था के बारे में, है ना, वो लिखवा देते थे। क्या करते थे वह? हाँ, उस पर खुदवा देते थे। ताम्र पत्र हो, दीवाल हो, पिलर हो, ये सारी चीज़ों पर जो लिखवाया जाता था वही क्या कहलाता था? वही इंस्क्रिप्शन होता था, अभिलेख होता था। और उसी इंस्क्रिप्शन के बारे में, उसी इंस्क्रिप्शन के माध्यम से उस समय के हमें सोशल सिस्टम क्या है, इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, कल्चर सिस्टम क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, सारे के सारे जानकारी उसी अभिलेख से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए तो, वीर कुंवर सिंह का संक्षिप्त परिचय दीजिए। वीर कुंवर सिंह का पहला अगर लाइन लिखना पड़ेगा तो लिखना है कि 1857 के जो रिवोल्ट हुआ, क्रांति हुआ, उसमें बिहार के बाहुबली नेता कौन थे? वीर कुंवर सिंह। बिहार का नेतृत्व किसने किया रे बाबू बोलो? वीर कुंवर सिंह ने किया। ठीक है, जिनका जन्म आरा जिला, नाम सुना है ना? आरा जिला उखाड़ दिया खिला, है ना? तो आरा जिला में उनका जन्म हुआ था। पहले उसको शाहाबाद कहा जाता था। 1777 में आरा में उनका जन्म हुआ। जमींदार परिवार से थे। कैसे परिवार से थे? अंग्रेजों ने उनकी जमींदारी छीन ली थी। क्या छीन लिया था? इसलिए उन्होंने अंग्रेजों के साथ क्या किए? लड़ाई किए, बगावत किए। उन्होंने अंग्रेजों को वीर कुंवर सिंह ने बनारस में, आजमगढ़ में वहाँ हराया। और अंग्रेज जीते जी वीर कुंवर सिंह अपने जीवन में नहीं पकड़ाए, है ना। मालूम चलता कि अच्छा आजमगढ़ में है, नेपाल चल गए, नेपाल गया धरने अंग्रेज, कि वहाँ भागलपुर भाग गए, कहाँ भाग गए। तो इस तरह से एक 80 साल का बूढ़ा आदमी अपने जीवन में अंग्रेजों को नाको चना चबाने के लिए मजबूर कर दिया। कभी जीवन में नहीं उन्होंने अपने हत्थे चढ़ा, कभी जीवन में नहीं। यहाँ पर पटना में ली ग्रांट के साथ यहाँ पर भी मारपीट हुआ, युद्ध हुआ। तो पटना में अंग्रेजों से लड़ते लड़ते घायल हो गए, हाथ में गोली लग गया,
गोली लगने के बाद वो अपना हाथ काट के गंगा जी को दान कर दिए। वैसा वीर पुरुष 80 साल की उम्र में, समझ लीजिए, घायल हो गए, मर गए। उसके बाद वीर कुंवर सिंह का परिचय समझा ना, एक मतलब कि फ्रीडम फाइटर के रूप में उनको याद रखना है, क्रांतिकारी नेता के रूप में। कैसे नेता के रूप में? हाँ, काला लड़ाई लड़े, अंग्रेजों ने उनका जमींदारी छीन लिया था। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखो बुआ, कब और क्यों साइमन कमीशन भारत आया? ठीक है, ध्यान दीजिए, साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को, 3 फरवरी 1928 को, बोलो तो कब आया? हाँ, साइमन कमीशन कब आया? 3 फरवरी 1928, 1928 में आया, बम्बई में। कहाँ पर आया? अच्छा, ये तो जान गए कि क्यों कब आया था, या मिठाई खाने आया था? नहीं, ध्यान रखना है बउआ। साइमन कमीशन जो आया था उसमें 7 मेंबर था। कितना मेंबर था? और सब गोरखा था। गोरखा करने का मतलब समझ रहे ना बुआ? सब अंग्रेज था, एक भी भारतीय नहीं था। समझ गया ना? अब एक भी भारतीय नहीं है और वो हमारे देश में आया है, और वो भी आया है संवैधानिक सुधार के लिए। किसके लिए आया है? संवैधानिक सुधार के लिए, संविधान की समीक्षा करने के लिए आया था, है ना, उसका इंस्पेक्शन करने के लिए आया था। हालांकि इसको आना था 1929 में। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड नियम जब बना, उस समय कहा गया था कि 10 साल बाद संविधान का क्या होगा? जांच होगा, समीक्षा किया जाएगा। उस समय से पहले आ गया पगला, समय से पहले आ गया। एक गलती तो कर दिया कि आना था उसको 1929 में, आ गया 1928 में। दूसरा गलती वो किया कि 7 गो उसका सदस्य है, उसमें एक भी भारतीय नहीं है। सारा भारत के क्रांतिकारी नेता जो है ना, सब जो है से करियक्का झंडा लेके, है ना, अब बम्बई में वहाँ साइमन गो बैक के नारा लगा रहा है। कहाँ पर? मुंबई में। ठीक है, तो अब समझ गया तू सब कि अच्छा साइमन कमीशन आया था, 7 को था। उसका जो चेयरमैन था, अध्यक्ष था, है ना, वह सर जॉन साइमन था। वह, उसमें एक भी भारतीय नहीं था, इसके कारण उसका विरोध हुआ। लेकिन सवाल तुमसे है कि यह कब आया और क्यों आया? तो 1928 1928 में आया और कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्पेक्शन के लिए आया था, उसको सुधार के लिए, उसको समीक्षा करने के लिए आया था, संविधान की समीक्षा करने के लिए। बात समझ रहे बुआ? मुंह खोल के बोलना है, ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन, दिक्कत होगा वहाँ रुक जाना है, बोलना है। आगे पढ़ो, अगला सवाल। हड़प्पा सभ्यता के पतन के, है ना, पतन कहिए, विघटन कहिए। जो हड़प्पा सभ्यता था, आज से भारत में 5,000-8,000 वर्ष पहले भी बहुत बड़ा बड़ा शहर था, नगर था, और एकदम मस्त शहर जो आज तुमको दिखाई नहीं देगा। तो शहर का लक्षण खत्म हो गया, समाप्त हो गया, खंडर हो गया, आधा भारत में आधा पाकिस्तान में। तो तुमसे ये पूछ रहा है कि भाई हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? बात सुना कि नहीं सुना? कैसे डिक्लाइन हुआ? तो मैं इस पर पहले भी उत्तर बता चुका हूँ, फिर एक बार बता दे रहा हूँ। जैसे बहुत सारे विद्वानों को बहुत सारे इस पर अपना अपना विचार है, आइडियोलॉजी है, बहुत सारा विद्वान अलग अलग अपना विचार देते हैं। जैसे मार्टिन बहिलर है, उसने क्या किया कि आर्यों का आक्रमण, आर्यन अटैक, ठीक है, कि भाई मिडिल एशिया से आर्यन लोग आए और यहाँ के लोगों को जो है हरा दिया, मार काट दिया, और काट दिया, इस शहर को विनिष्ट कर दिया। ठीक है, तो किसी विद्वान ने कहा कि नहीं नहीं, यहाँ पर प्रशासनिक शिथिलता हो गया होगा, प्रशासन यहाँ मौन हो गया होगा, जिसको मन होगा मार रहा होगा, धर रहा होगा, पकड़ रहा होगा, लूट रहा होगा, प्रशासन का उसको कोई लेना देना नहीं हुआ। किसी ने कहा कि जो ट्रेड है, कॉमर्स है, व्यापार व्यवसाय है, वो अवरुद्ध हो गया होगा, बाधा पहुंच गया होगा, व्यापार व्यवसाय खत्म हो गया होगा, संपर्क टूट गया होगा, कहानी खत्म हो गया। किसी ने कहा कि नहीं भाई, क्लाइमेट चेंज हो गया होगा, जलवायु परिवर्तन हो गया होगा, इसके वजह से क्लाइमेट चेंज हो गया। ठीक है ना। किसी ने कहा कि वर्धित शुष्कता, है ना, ड्राइनेस, धीरे धीरे जो है सुखाड़ पड़ने लगा, है ना, सुखाड़ पड़ने के कारण हड़प्पा सभ्यता का डिक्लाइन हो गया। अब सुखाड़ पड़ेगा तो फसल होगा, अनाज होगा, और नहीं होगा अनाज तो क्या खाएगा? मरेगा भूखे। बात समझे कि नहीं? लास्टली जो हमारा IIT खड़गपुर है, वह रिपोर्ट भी दिया है कि 900 वर्षों तक, 900 ईयर्स कंटिन्यू, लगातार जो है सुखाड़ पड़ने के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। किसका पतन हो गया बुआ? तुमको दुनिया को बताना है, लिख देना है, आर्य आक्रमण, है ना, सुखाड़, बात खत्म, सीधा सवाल। आगे पढ़ो। देखिए,
श्रीमद् भगवत गीता, नाम सुना है रे बुआ? पीछे से बोलो, ठीक है। पहला लाइन तुमको लिखना है कि श्रीमद् भगवत गीता महाभारत का किसका? महाभारत का उपदेशात्मक अंश है, शिक्षाप्रद भाग है, एजुकेटिव पार्ट है। कैसा पार्ट है? यानी श्रीमद् भगवत गीता है ना, वह महाभारत का ही अंश है। किसका अंश है बोलो? अंश है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं युद्ध के मैदान में। किसके मैदान में? अर्जुन को कहते हैं कि तुम कर्म करो, फल की चिंता नहीं करो, युद्ध हार होगा या जीत होगा तुम कैसे इसका निर्धारक है ना, तुम अपना युद्ध करो, लड़ाई लड़ो, युद्ध में कोई दोस्त कोई दुश्मन नहीं होता है। जो सामने आ गया, बाप भी सामने आ गया, दादा भी आ गया, चचा भी आ गया, बेटा भी, कोई सामने आ गया वो मेरा दुश्मन है। युद्ध के मैदान में कोई अपना नहीं होता है, इसलिए तुम अपना कर्म करो, और भी निष्काम कर्म। कैसा कर्म करना है? निष्काम कर्म करना है। कैसा कर्म करना है? निष्कर्म नहीं, निष्काम। निष्काम कर्म का मतलब होता है वैसा कर्म करना है जिसमें तुमको कोई लोभ लालच नहीं हो, तुम पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ अपना कर्म करो। बाकी बात फल क्या होगा वो हम पर छोड़ो ना, वो हम तुमको देंगे। ऐसा नहीं कि फल तो पेड़ देगा, पेड़ नहीं देता है फले हुए, समझ लेना। आगे देखो अगला सवाल बुआ। झूम खेती, कौन सा खेती? ठीक है, झूम खेती को हम लोग आदिकालीन निर्वाह कृषि भी कहते हैं, स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, झूमिंग कृषि, समझ रहे ना बुआ? तो झूम खेती आपसे पूछे, स्थानांतरित कृषि पूछे, आदिकालीन जीवन निर्वाह कृषि पूछे, सबका आंसर एक क्या होगा, ध्यान रखना है। सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि झूम खेती कौन लोग करता है? जो अत्यधिक विकसित देश नहीं, आदिवासी लोग, जो शेड्यूल ट्राइब के लोग होते हैं, आदिवासी। बात समझ रहे ना बुआ? झूमिंग खेती कहाँ होता है? आदिवासी क्षेत्र में होता है। कहाँ होता है बुआ बोलो? वो लोग करते क्या है कि जंगल को, झाड़ों को, पायल ध्यान से सुनो, झूमिंग एग्रीकल्चर फार्मिंग क्या होता है कि जो आदिवासी क्षेत्र होता है, आदिवासी लोग होता है, तो उन लोग के पास हॉल, बैल, ट्रैक्टर साधन ये थोड़े होता है बुआ, ध्यान रखना। बहुत मतलब कि आधुनिक सुविधाओं का अभाव होता है। किसका अभाव होता है? ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं कि जितना जो फॉरेस्ट होता है, जंगल सब होता है, जंगल सबको सबसे पहले काट देंगे। क्या करेंगे? जंगल को कट करके उसमें फायर, उसको आग लगा देना है, आग लगा करके जल जाएगा, राख बन जाएगा, तो उस पर ये जैसे तैसे बीज छिट देगा। क्या छिट देगा? बीज छिट दिया, ठीक है, फसल हो गया। और फिर वही प्रक्रिया स्थान बदल के क्या करके हुआ, मान के चलो कि यहाँ खेती कर दिया, अब इस स्थान को छोड़ देगा, फिर जहाँ खेत खाली रहेगा वहाँ जंगल को बढ़िया से काट के साफ करके आग जला करके उसको राख बना करके और उस पर बीज छिट देगा, बस हो जाएगा। इस तरह से वो खेती करता है। स्थान बदल बदल के, प्लेस को चेंज कर करके एग्रीकल्चर करता है। एक जगह पर इसलिए नहीं करता है क्योंकि उसके पास जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी होता है ना, वो उसके पास नहीं रहता है, साधन सुविधा का अभाव रहता है। ठीक है ना, अभी हमारे जैसा जो है साधन सुविधा नहीं होता है वो लोग कि भाई ऐसा मशीन आ गया कि हर जोतते जाओ, बीज जो है से अपने से डलाते जाएगा, फसल तैयार हो गया तो ऐसा मशीन आ गया कि काट देगा, एक साइड लगा देगा, तो वो लोग के पास उतना सुविधा नहीं होता है। इस वजह से वो लोग स्थान बदल बदल की खेती करते हैं। अगला सवाल देखिए। मुगल काल के, कौन काल के बुआ? हाँ, 4 जो स्थलाकृति है ना, जो उसने बिल्डिंग बनाया है मुगल पीरियड में, 4 को जो बिल्डिंग बना है उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। ठीक है, मुगल काल में। चलिए ध्यान दीजिए बुआ, ताजमहल किस काल में बना है? बोलो बोलो बोलो, मुगल काल का ही है ना। ताजमहल हो गया, लाल किला मुगल काल का, बुलंद दरवाजा मुगल काल का, दीवाने आम, दीवाने खास, सब जो है मुगल काल का। आपको हाँ बिल्कुल होगा, क्या नहीं हुमायूं का, तब क्या नहीं होगा, हुमायूं का मकबरा तो है ही है मुगल काल का। चलिए, तो ये आपको याद रखना हुआ। फिर से ध्यान दो, लाल किला, ताजमहल, बुलंद दरवाजा, दीवाने आम, दीवाने खास, हुमायूं का मकबरा, ये सब उसमें आ जाएगा। चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए बुआ। कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा? किस पर बुआ? अशोक पर प्रभाव पड़ गया। किस पर बुआ?
261 बीसी में, कितना में 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग में लड़ाई हुआ, जिसका आज वर्तमान नाम है उड़ीसा। क्या नाम हुआ? समझ गया? कलिंग किसका नाम है? उड़ीसा का। ठीक है। जीवन में अशोक जो है इस युद्ध के बाद कोई युद्ध नहीं लड़ा, बात समझा? कोई भी वार नहीं किया। तो कह रहा है कि अशोक का क्या प्रभाव पड़ा, इस अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा इस लड़ाई का। 261 ईस्वी में कलिंग ने जो लड़ाई लड़ा और उसमें लाखों लोग को जो निर्दोष लोग हैं उसका हत्या हुआ, रक्तपात हो गया, खून की नदियां बह गया। उस सीन को, उस दृश्य को देख करके अशोक ने खुद को इतना पश्चाताप किया, इतना सोचा कि अरे हम अशोक महान है, हम महान है कि हजारों लाखों लोगों को मार रहे हैं, काट रहे हैं, वो मर रहा है और वो मर गया, हम जीत गए तो हम महान बन। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। बात समझे कि नहीं? तब उसने क्या किया कि वह युद्ध की नीति छोड़ दिया, दिग्विजय की नीति त्याग दिया। किसकी पॉलिसी त्याग दिया? है ना, यानी युद्ध से जीतने का नीति क्या कर दिया? छोड़ दिया। ठीक है। उसके बाद जो है धम्म विजय की नीति अपनाया। कैसा नीति अपनाया? कि नहीं, लोगों को हमको जीतना है, धम्म से जीतना है, धर्म से जीतना है। किससे जीतना है? धर्म से जीतना है, अच्छे कर्मों से जीतना है, लोगों को दिल पर राज करना है। तो उसने लोक कल्याणकारी काम करना शुरू किया। यानी इसका प्रभाव यह पड़ा कि 261 में जो लड़ाई हुआ कलिंग का, वह हृदय परिवर्तन कर दिया। किसका हुआ? अशोक का हार्ट चेंज कर दिया, बिल्कुल विचलित हो गया वो युद्ध को देख करके। समझ आया कि नहीं? पीछे से ध्यान रखना, अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा हुआ बोलो? युद्ध की स्थिति देख करके वो क्या हो गया था? विचलित हो गया, डाइवर्ट हो गया, दिमागे उसको काम नहीं करा। समझ लीजिए, उसका हार्ट चेंज हो गया। क्या हो गया बुआ? हाँ, हृदय परिवर्तन हो गया। आपका आगे कोई युद्ध नहीं, अब काम होगा धम्म विजय की, कल्याण की बात करेंगे, कल्याण से लोगों को जीतेंगे, है ना। चलिए, तो ये क्वेश्चन का आंसर समझ गए आप लोग? आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन पढ़ो। अंग्रेजों ने भारत क्यों छोड़ा? किन्हीं दो कारण की चर्चा करें। अंग्रेज भारत छोड़ा, वो हम लोगों ने छोड़वाया कि उसकी मजबूरी थी? बोलिए, बात समझ में आया है? अंग्रेज भारत छोड़ा, इसके कई कारण हैं, इसके कई कारण। आपसे कितना कारण पूछ रहा है? दो कारण पूछ रहा है। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। कहा जाता था, एक समय था, एक जमाना था कि ब्रिटिश अंपायर में, लड़का तुम्हार खाएगा का? फिर तुम्हार खा जाएगा तू। ब्रिटिश अंपायर में, अंग्रेजी राज्य में, अंग्रेजी हुकूमत में, अंग्रेजी साम्राज्य में कभी सूरज डूबता नहीं है। उसका बहुत घमंड था। किसको बहुत घमंड था? बहुत घमंड था उसको, ठीक है ना। और वह दूर नहीं था कि 1945 के बाद वह जो है उस चारों खाने चित्त हो गया। पूरा दुनिया में उसकी हार हो रही थी, सब जगह मार खा रहा था, सारा जगह सैनिक उसका हार हो रहा था। समझे कि नहीं? यानी युद्ध से उसका स्थिति इतना खराब हो रहा था, इतना खराब हो गया था, ठीक है ना, कि इकोनॉमिक रूप से, पहला कारण ये है, आर्थिक रूप से वो पंगु हो गया था। क्या हो गया था? कहानी खत्म। समझ रहा ना? पहला कारण समझ गया कि अच्छा ये आर्थिक रूप से कमजोर हो गया था। अब माल रहता है जेब में, पैसा कोई रहता है, तब ना लड़े में मनो लगता है। अब पैसा कोई धन संपत्ति नहीं है तो चुपचाप जैसे साइलेंट रहा, सब मार के मुंह फाड़ देगा कि नहीं। तो पहला कारण कि अंग्रेज आर्थिक रूप से क्या हो चुका था बोलो? कमजोर हो चुका था, पहला कारण। अब दूसरा कारण है बुआ, एशिया का छोटा सा देश जापान, जापान से उसको भर पेट कुटाई लग रहा था। किधर से? बात सुना कि नहीं? वैसा स्थिति में ध्यान दो, जापान जो है लगातार उस पर अटैक कर रहा था, आक्रमण कर रहा था। अब एक तरफ जापान वाला मार रहा है, कौन मार रहा है? हम भारतीय इधर से हम लोग नहीं मारेंगे तो जापान वाला खिसिया है कि नहीं? कि हम मार लिया साले, तू सब पूजा करे थे, तू मारो ने से जोर लगा के, है कि नहीं? तो हम लोग भी इन्हें से जोर लगा दिए, है कि नहीं? भारत छोड़ो आंदोलन, बात समझे कि नहीं? तो इस तरह से अंग्रेज के सामने वैसा परिस्थिति आ गया कि उसको छोड़ के भागना पड़ा। अन्यथा आपको तो मालूम था कि वो ऐलान किया था, याद है, क्लीमेंट एटली, कि हम भारत को जून 1948 में आज़ाद करेंगे। कहीं आज़ाद करेंगे? साले ऐसा हुआ, फेरा में फसलन, ऐसा मार खाना शुरू हो गया, सब जगह से हारना शुरू हो गया कि 1947 में सरेंडर कर गया। क्या कर गया? समझ गया? दो कारण।
आर्थिक रूप से इकोनॉमिक सिस्टम उसका क्या हो गया, खराब हो गया। और दूसरा जापान से मार खा रहा था, है ना, ये कारण हो गया। जापान द्वारा इंग्लैंड पर आक्रमण हो रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन, अस्थाई बंदोबस्त, है ना। देखिए अस्थाई बंदोबस्त, नाम देखिए क्या लिखा हुआ है, यानी परमानेंट, क्या करा है, इंग्लिश में इसको कहते हैं परमानेंट सेटलमेंट। याद है, पढ़ा था, याद है कि नहीं है। परमानेंट सेटलमेंट या एक टैक्सेशन सिस्टम है, भू राजस्व की व्यवस्था है अंग्रेजी काल में। कौन काल में पूछेगा कि अस्थाई बंदोबस्त क्या है, तो अस्थाई बंदोबस्त ब्रिटिश औपनिवेशिक काल का, ब्रिटिश पीरियड का एक भू राजस्व प्रणाली है। कैसा प्रणाली है, भू राजस्व प्रणाली है, टैक्सेशन सिस्टम है। कैसा सिस्टम हुआ, हाँ, जिसको 1793 में, कितना में, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंप्लीमेंट किया था, इसको लागू किया था। कब लागू किया था बोलो, अस्थाई बंदोबस्त को कब लागू किया, 1793 में लागू किया था। ध्यान रखना, विशेष रूप से बंगाल में, बिहार में, कहाँ कहाँ बोलो, हाँ, बंगाल बिहार का जो क्षेत्र था वहां पर विशेष रूप से लागू किया था। इस सिस्टम में क्या किया गया था कि इस सिस्टम में, टैक्सेशन सिस्टम में, जो टैक्स उसीलने का जो काम दिया गया था वो जमींदारों को दिया गया था। किसको हुआ, हाँ, जमींदारों को मालिक बनाया गया था, ठीक है ना। भू राजस्व कर में किसको मालिक बनाया था बोलो, जमींदार को कहा गया कि जमींदार जी आप किसान से अपना लाइए नोच के, हमको ब्रिटिश साम्राज्य को जो निश्चित हमारे आपके बीच बात हुआ है वह निश्चित टैक्स जो है आपको दे देना है। बात समझ गए ना। और ये पूरे भारत भूमि पर 19% लैंड पर, कितने परसेंट लैंड पर, 19% भूभाग पर अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया गया था। तो एक बार मेरे साथ बोलिए, अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया था बताइए, बोलो बोलो, 1793 में, 1793 में। किसने लागू किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, बोलो, कहाँ लागू किया था, ठीक है, बिहार है, बंगाल है, उड़ीसा, ये सब क्षेत्र उसमें आता था, ठीक है। इसमें कौन टैक्स किससे लेता था बताइए, किसान से। और जमींदार से कौन लेता था, अंग्रेजी सरकार लेता था। इस समझ में आया कि नहीं बुआ, एकदम बढ़िया से घरे वीडियो इसकी रोक रोक के आप बढ़िया से इसको लिख लेना। अगला सवाल देखो, हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली की क्या विशेषताएं, कितना नंबर क्वेश्चन है बताइए। अच्छा देखिए, हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो ड्रेनेज सिस्टम है वो क्या था। पिछले वाला सेट में भी क्वेश्चन था, पानी निकलने के लिए क्या उपाय था। अच्छा, हम लोग के यहाँ बरसात में पानी निकलने के लिए क्या व्यवस्था है, नाला बनाया गया है, वहाँ भी नाला बनाया गया था। अंतर क्या है इसे समझो, नहीं अंतर समझो। देखो, नाला जो वहाँ बना था, ड्रेनेज सिस्टम जो था वह ग्रिड सिस्टम पर आधारित था। किस पर आधारित था बोलो, एकदम लिखना है कि यह किस पर आधारित था, हुआ ग्रिड सिस्टम का मतलब होता है नेटवर्किंग सिस्टम। कैसा सिस्टम, घर से निकलने वाले छोटी छोटी जो नाला होता है वह बड़ी नाली के साथ जो है उसको अटैच कर दिया जाता था, ठीक है। नाला पक्की ईंटों से बना होता था, नाला को ऊपर से स्लैब से ढक के रखा जाता था। नाला जो होता था उसके बीच बीच में उसको चेम्बर बनाया जाता था, है ना, गोल राउंड चेम्बर बीच बीच नाला। जैसे अपने यहाँ क्या करता है अभी नगर पालिका वाला, देखता है कि नहीं, सीधे सुर्रा नाला बना देगा, है कि नहीं, बना देगा। अब नाला भर जाएगा, रोड पर पानी बिगड़ता रहेगा। अरे वहाँ के लोग कितना साइंटिफिक सोचता था कि जो नाला बनाया है उस नाला, जैसे देखो नाला बना नरबुआ, नाला बना तो ये बीच में चेम्बर बना देगा। क्या बना देगा, चेम्बर बना देगा कि सारा जो है कचरा उचरा आके में फंस जाएगा, है कि नहीं। अब फिर जब हमको साफ करना है तो चेम्बर के ऊपर ढक्कन उठाएगा, फिर इसमें से, है ना, निकाल के फेंक लेगा। तो ये था तुम्हारा जल निकासी की प्रणाली, यानी ड्रेनेज सिस्टम जो था वह ग्रिड सिस्टम पर, नाली की व्यवस्था था, बढ़िया नाला की व्यवस्था, साफ सुथरा का भी ध्यान रखा जाता था इस बात को। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। अकबर के समय, नहीं तो देखिए अकबर के समय जो कर लगान का जो व्यवस्था था 1/3 लिया जाता था। क्या लिया जाता था बुआ, हाँ, कितना भाग लिया जाता था टैक्स बताइए, 1/3 जो है भाग टैक्स लिया जाता था। आप नकदी भी दे सकते हैं, आप अनाज के भी रूप में दे सकते हैं। बात समझे कि नहीं, कितना टैक्स लेना है, 1/3, 1/3 उस टैक्स लेना था किसानों से। आप नकदी दीजिए चाहे फसल के रूप में दीजिए। आपको पढ़ाई भी हुआ है, 10 साला पर था, याद है, 10 साला व्यवस्था,
जब्ती व्यवस्था 10 साल 10 साल का जो व्यवस्था था, अलग अलग पिछले 10 वर्षों के आधार पर अलग अलग फसलों पर अलग अलग भूमि पर अलग अलग फसलों पर पिछले 10 सालों के आधार पर उसे टैक्स लिया जाता था। 10 साल व्यवस्था था उसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन खत्म हो गया। चलिए तो फिर से हम अगले वीडियो में मिलेंगे आपके साथ। आप थोड़ा सा देखिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, ऑनलाइन ऑफलाइन जुड़ने के लिए यहाँ बोर्ड पर नंबर दिया हुआ है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी समस्या है आपके सामने आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। प्लीज़ थोड़ा सा लाइक कर दिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को।